23 सुबह 6 बजे, जहां हमास की तरफ से इजराइल पे 5000 रॉकेट फायर किए, वो भी 20 मिनट के अंदर में। और इस वॉर को आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है, जहां कई सारे इजरायली हमास मिलिट्री के साथ साथ मासूम फलस्तीनी और इजरायली लोग मारे गए। इसमें कई सारे मीटिंग बैठाए गए, लेकिन एक मीटिंग इस वॉर को रोकने के हित में बैठाए गए, जहां सारी कंट्री वोट करती आप किसके फेवर में। 120 कंट्रीज ने वोट किया इस वॉर को रोकने के लिए, वहीं 14 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इस वॉर को रोकने के अगेंस्ट थी, जिसमें से इजराइल और यूनाइटेड स्टेट इन्वॉल्व है, और 45 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं किया कि आप किसके फेवर में और किसके फेवर में नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है, इजराइल पे इतनी एलिगेशंस लगने के बाद भी यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसे सपोर्ट क्यों कर रहा है। हम इजराइल के एलिगेशंस की बात करें तो सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस बम यूज करना एज अ सिविल एरिया में जहां पब्लिक रहती हो, ये प्रोविडेंट है। सेकंड, गाजा के हॉस्पिटल पे एयर स्ट्राइक करना, ये एलिगेशंस लगाता है इजराइल के ऊपर। लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहा है, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझेंगे। 1961 ये वो टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट कैंडी ने व्हाइट हाउस एडवाइजर के साथ इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मिलिट्री को अलायंस करने की घोषणा की थी। अगर इस एग्रीमेंट के तहत हम देखें तो 1961 से लेकर 1969 तक ही ये एग्रीमेंट था, जहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मिलिट्री और आईडीएफ मतलब इजराइल डिफेंस फोर्स सिस्टम एक दूसरे के साथ काम करते थे, और ये बॉन्ड सिर्फ 8 साल का था। उसके बाद ये बॉन्ड खत्म हो गया। लेकिन फिर भी आज क्यों इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है, इसके लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ज़ायोनिज्म ना ही तो कोई कंट्री है ना ही तो कोई गवर्नमेंट है, ये एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट प्रो इजराइल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश 1897 में हुआ था, और इसका गोल था एक ज्यूस का अपना एक इंडिपेंडेंस कंट्री एस्टैब्लिश करने का। क्योंकि उस समय ज्यूस के ऊपर यूरोप और रशिया में बहुत अत्याचार होता था, और इस सब से बचने का एक ही कारण था कि उनका खुद का अपना इंडिपेंडेंस कंट्री होना चाहिए, और इसके रिगार्डिंग ज़ायोनिज्म जो है इस पे काम करता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने ऑटोमन एम्पायर को हरा के उसका सारा एरिया अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद सारे मिडिल ईस्ट का फिर से बॉर्डर डिक्लेयर किया, इसे आज हम तुर्की, सीरिया, इजराइल और सऊदी अरब, इजिप्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बीच 1917 में बोल्फोर डिक्लेरेशन कर दिया। अभी बोल्फोर डिक्लेरेशन क्या है? 2 अक्टूबर 1917 में फॉरेन ऑफिसर ने एक लेटर जारी किया जिसमें साफ साफ ये लिखा था, इट्स सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल होम फॉर द ज्यूस पीपल इन द फलस्तीन। उस टाइम ऑटोमन एम्पायर में ज्यूस बहुत ही कम तादाद में थे। बोल्फोर डिक्लेरेशन के 2 साल बाद थॉमस वुडरो विल्सन, जो उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो यूरोप में हो रहे ज्यूस कम्युनिटी पर अत्याचार को लेकर बहुत भावुक थे। उन्होंने बोल्फोर डिक्लेरेशन के 2 साल बाद ही को ये स्टेटमेंट दिया, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मित्र राष्ट्र हमारी अपनी सरकार और लोगों की पूर्ण सहमति से इस बात पर सहमत है कि फिलिस्तीन में भविष्य के यहूदियों के राष्ट्र मंडल की नींव रखी जाए। और बोल्फोर डिक्लेरेशन के बिहाफ पर 21 सितंबर 1922 को फलस्तीन को ब्रिटेन को दे दिया गया, फलस्तीन सिटीजन के रहते हुए। 1922 से लेकर 1926 तक ऑलमोस्ट 75,000 ज्यूस फलस्तीन आए, और उस समय फलस्तीन एंड ज्यूस के बीच वायलेंस स्टार्ट हो गया, और ये इतना बड़ा क्लैश बन गया जिसके वजह से ब्रिटिश ने ज्यूस इमिग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उसके कई साल बाद 1941 में हॉलोकॉस्ट स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस हॉलोकॉस्ट में हिटलर ने मिलियंस ऑफ ज्यूस एंड माइनॉरिटी ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया और कत्लेआम स्टार्ट कर दिया। अगर हम नंबर की बात करें तो 6 मिलियन ज्यूस को हिटलर ने इस हॉलोकॉस्ट में खत्म कर दिया, और जितने भी ज्यूस बचे थे वो भागकर फलस्तीन आना स्टार्ट कर दिए। जब हॉलोकॉस्ट के दौरान जब ज्यूस फलस्तीन आना स्टार्ट कर दिए तो उसके बाद ही ज्यूस और फलस्तीन अरब के बीच वायलेंस स्टार्ट हो गया। इस वायलेंस को रोकने के लिए On 29 November 1947, with US support, the United Nations General Assembly Resolution Bill 181 अडॉप्ट किया, और उसके बाद फलस्तीन में यूनाइटेड नेशन अमेरिका ने पार्टीशन स्टार्ट की घोषणा कर दी। उसके बाद फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा इजराइल को दे दिया गया और एक हिस्सा फलस्तीनियों को दे दिया गया, और जेरूसलम को एक स्पेशल इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में दे दिया गया। अरब कंट्री इससे खुश नहीं थे क्योंकि ज्यूस को 62% एरिया दिया गया, वहीं 38% एरिया फलस्तीनी अरबों को दिया गया, जबकि फलस्तीन अरब की तादाद ज्यूस से काफी ज्यादा थी। 1948 में इजराइल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल को एक इंडिपेंडेंस देश घोषित कर दिया गया। लेकिन इसी दौरान अरब नेशन लाइक इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एंड इजराइल पर वॉर का डिक्लेयर कर दिया, जबकि इजराइल को यूनाइटेड स्टेट ने एस्टैब्लिश किया था
तो अरब इजराइल वॉर में इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज ने सपोर्ट किया। इजराइल को मिलिट्री एड्स, फाइनेंस असिस्टेंट एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला। ये सपोर्ट स्पेशली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन की तरफ से मिला। वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट से इजराइल ये वॉर जीत जाता है और इसी बीच 1947 टू 1948 तक लगभग 7 लाख फलस्तीनी अरब नियरली अरब कंट्रीज में चले गए या फिर मारे गए। इन 1951 में द यूएन काउंसिलेशन कमीशन ऑफ फलस्तीन एस्टैब्लिश्ड। उन्होंने कहा ऑलमोस्ट 71,10,000 फलस्तीन अरब फलस्तीन को छोड़कर नियरली अरब देशों में चले गए। इजराइल ये वॉर जीतने के बाद गाजा एंड वेस्टर्न बैंक के एरिया को छोड़ के सारा एरिया अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन 1960 तक अरब ज्यूस और इजराइल के बीच रिलेशन खराब हो चुके थे। अरब देश और इजराइल के बीच हमेशा गुरिल्ला फाइट हो रहा था। लेकिन इसी बीच इंडिपेंडेंस के 3.5 साल बाद इजराइल में 7 लाख से ज्यादा ज्यूस एमिग्रेंट होने लगे। इसकी वजह से इजराइल में फूड और फॉरेन करेंसी की कमी होने लगी। उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इजराइल को एक मॉडरेट अमाउंट देता है फॉर इकोनॉमिक एड के लिए, मोस्टली एज अ लोन फॉर बेसिक फूड स्टफ के लिए। उसके बाद 1952 में हॉलीकॉस्ट विक्टिम के बिहाफ में इजराइल और जर्मनी के बीच रिपेरेशन एग्रीमेंट बनाया गया, जहां जर्मनी के हॉलीकॉस्ट विक्टिम को कॉम्पनसेशन के तौर पर था और ये अमाउंट जर्मनी ने इजराइल को 1953 में फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन के तौर प्रोवाइड किया और ये कॉम्पनसेशन वेरियस फॉर्म में था, इंक्लूडिंग डायरेक्ट पेमेंट टू इजराइल गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल ज्यूस विक्टिम्स। इसी बीच इजराइल ने सबसे पहला काम किया, इस अमाउंट से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया। इस 1956 में क्यूज क्राइसिस स्टार्ट हो गया। इस बीच इजराइल को आर्म सप्लाई करने का काम फ्रांस ने किया, जिसमें फ्रांस ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेपन्स प्रोवाइड किए। इस वॉर को हम सेकेंड वॉर कह सकते हैं अरब और इजराइल के बीच। मई 1967 में मिस्र के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सुएज ऑफ तिरान को बंद कर दिया गया था, जो रेड सी को गल्फ ऑफ अकाबा को जोड़ता था। उसके बाद इजराइल ने इजिप्ट पर एक सरप्राइज अटैक किया। इजराइल ने इस युद्ध में सीनिया पेनिसुला, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गोलन हाइट्स और गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल में ले लिया। लेकिन इसके बिहाफ में 6 साल बाद 2 अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने एक सरप्राइज अटैक किया इजराइल के ऊपर, जिसमें इजिप्ट ने सीनिया पेनिसुला पर अटैक किया और इजराइल ने गोलन हाइट्स पे अटैक किया। ये अटैक योम किपुर के दिन ही किया गया था, जिसकी वजह से इस वॉर को योम किपुर वॉर कहा जाता है। इस वॉर के दौरान इजिप्ट और सीरिया के फोर्स ने कुछ एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया था और इसी बीच इजराइल की डिफेंस फोर्स पर पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे कि काउंटर ऑफेंसिव चलाई, जो एक एयर स्ट्राइक के रूप में था और जितने भी एरिया को इजिप्ट ने कैप्चर किया था उसको अपने अंडर में लिया और दूसरी तरफ सीरिया को भी गोलन हाइट्स में आने से रोक दिया। और इस वॉर में द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन ने अहम रोल निभाए इस कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल को वेपन सप्लाई करके। उसके बाद 25 अक्टूबर 1973 में द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मेडिएशन के बाद एक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया। इस बीच सऊदी अरब और दूसरे अरब देश ने इजराइल और उसको सपोर्ट करने वाले कंट्रीज को ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा। इस इकोनॉमिक इंपैक्ट की वजह से अमेरिका ने 1978 में इजराइल और इजिप्ट के बीच सुलह का एग्रीमेंट किया, जिस वजह से इजिप्ट ने इजराइल को पहली बार ऑफिशियली मान लिया और इजराइल ने सानिया पेनिसुला इजिप्ट को वापस कर दिया। इस एग्रीमेंट को पूरी अरब कंट्री ने साइन किया और जो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और अरब देश के बीच था वो सिर्फ फलस्तीन और इजराइल के बीच रह गया। लेकिन सिर्फ एक ग्रुप था जो इस एग्रीमेंट के खिलाफ था, वो है पीएलओ। पीएलओ इज फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इनका मानना था फलस्तीनों के खिलाफ ये एग्रीमेंट साइन करके बहुत अत्याचार किया गया फलस्तीनों के ऊपर। पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1964 में फलस्तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस एग्रीमेंट के बाद इजराइल और पीएलओ के बीच गोरिल्ला फाइट होने लगा, क्योंकि वेस्ट बैंक और गाजा में भारी तादाद में ज्यूस आकर रहने लगे। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर मिलिट्री इंटरवेंशन किया। ये वॉर इनिशियली पीएलओ फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ था, लेकिन बाद में सीरिया लेबनान के साथ भी टेंशन क्रिएट होने लगा, क्योंकि उस टाइम पे जो फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबनान के अंदर अपना ऑपरेशन बेस बनाया हुआ था और 1982 में लेबनान से इजराइल पर एक अटैक किया गया था। इस बीच इजराइल ने डिक्लेयर किया उसका उद्देश्य बस लेबनान से पीएलओ को इन्फ्लुएंस से मुक्त कराना है और सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करना है। और उस टाइम पे ये मुद्दा हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट में घिरा रहा। फलस्तीनों पे इतना अत्याचार हुआ करता था, इसकी वजह से उन्होंने एक और ग्रुप बनाया 1987 में, जिसका नाम उन्होंने हमास रखा, जो आज इस वॉर का हिस्सा है। लेकिन अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल की रिलेशन की बात करें तो अमेरिका इजराइल को यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा बनाया हुआ है एंटिल 2022 तक। इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल को $150 बिलियन दिया है
एज अ नॉन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के तौर पर ये अमाउंट इसराइल को मिलिट्री एड्स इकोनॉमिक असिस्टेंट के तौर पर दिया गया था। और ये अमाउंट इसराइल के लिए बहुत अहम था क्योंकि इसराइल इस पैसे से अपने डिफेंस फोर्स सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया और इकोनॉमिक को स्टेबल किया। इस अमाउंट को देने के कुछ ही साल बाद 1999 को इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया आउटलाइन कमिटमेंट के तौर पर। और इस एग्रीमेंट में यह फैसला हुआ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसराइल को हर साल एज अ मिलिट्री एड्स के तौर पर $2.67 बिलियन प्रोवाइड करेगी। लेकिन 2009 में ये अमाउंट बढ़कर $3 बिलियन हो गया। और लेकिन 2019 में ये अमाउंट को फिर से बढ़ाकर $3.8 बिलियन कर दिया गया, जो इजराइल को अपने मिलिट्री फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।